सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। संप्रेषण आज का जो टॉपिक है संप्रेषण, इसके बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें इसका अर्थ समझते हैं और इसका प्रकार भी समझते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके अर्थ की कि इसका अर्थ क्या है संप्रेषण का। संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है। पहली बात ये समझ में आ गई कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ एक समान। जिसका अर्थ क्या है? एक समान। अर्थात संप्रेषण वह साधन है, संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णय का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। ये संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण शब्द कम्युनिकेशन जो अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से हुई, जिसका अर्थ एक समान। अर्थात संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णय का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। ये तो रहा संप्रेषण का अर्थ। अब इसके बाद समझते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। संप्रेषण के प्रकार, तो पहला हो गया शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण।
कितने प्रकार हैं संप्रेषण के? 2 प्रकार, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। अब शाब्दिक पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? शाब्दिक संप्रेषण, इसको 2 भागों में बांटा गया। शाब्दिक को 2 भागों में बांटा गया। पहला हुआ मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित। शाब्दिक संप्रेषण में हम समझ रहे हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया है शाब्दिक संप्रेषण को, एक तो मौखिक और एक लिखित। अब मौखिक संप्रेषण को पहले समझते हैं, फिर लिखित को समझते हैं। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है भाई, बोलकर जो कम्युनिकेशन हो रहा है या होता है वो क्या है? शाब्दिक हो गया। तो पहले हम बात करते हैं मौखिक में। जब कोई संवाद या सूचना, जब कोई संवाद या सूचना मौखिक उच्चारण, जब कोई संवाद या सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण के निम्नलिखित माध्यम उपयोग में लाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला, आमने सामने वार्तालाप। मौखिक संप्रेषण क्या है? जब कोई संवाद या सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण के निम्नलिखित माध्यम उपयोग में लाए जाते हैं। पहले आमने सामने वार्तालाप, और नंबर 2 पर आता है दूरभाष पर वार्तालाप, जैसे मोबाइल वगैरह है। तीसरा, रेडियो प्रसारण। चौथे नंबर पर टेप रिकॉर्डर। 5वां, साक्षात्कार। ये सब माध्यम किसके हैं? मौखिक संप्रेषण के। 6वां, सामूहिक संवाद। और 7वां, सभाएं। 8वां, विचार गोष्ठियां। और 9वां नंबर पर सम्मेलन। और 10वें नंबर पर भाषण। ये और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप जो देख रहे हैं, आपके सामने जो उदाहरण दिए हैं वो क्या है कि इन माध्यम का प्रयोग किया जाता है किसमें? मौखिक संप्रेषण में। तो ये मौखिक संप्रेषण के माध्यम हो गए। भाषण, सम्मेलन, विचार गोष्ठियाँ, सभाएं, सामूहिक संवाद, साक्षात्कार, टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रसारण, दूरभाष पर वार्तालाप, आमने सामने वार्तालाप। ये तो बात हो गई
मौखिक संप्रेषण की। आगे देखते हैं मौखिक के बाद, क्योंकि शाब्दिक में ही हम समझ रहे हैं शाब्दिक संप्रेषण में, तो शाब्दिक संप्रेषण में पहला तो हो गया हमारा मौखिक। अब दूसरा देखते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण, जब संदेश का आदान प्रदान, लिखित रूप में होता है, लिखित रूप से होता है या लिखित रूप में होता है, तो उसे लिखित संप्रेषण, तो उसे क्या लिखित संप्रेषण कहते हैं। इसके माध्यम निम्नलिखित हैं। जैसे अभी हमने देखा मौखिक संप्रेषण के माध्यम, ऐसे ही लिखित संप्रेषण के माध्यम क्या है, तो नंबर 1 पर है पत्र, नंबर 2 परिपत्र, नंबर 3 ज्ञापन, 4 पर लिया है प्रतिवेदन, 5वां फॉर्म, 6वां प्रश्नावली, 7 पे चार्ट, 8वें नंबर पर नियमावली और 9वें नंबर पर आता है आपका, आज के समय में तो व्हाट्सएप ये भी काम कर रहा है, किसमें, लिखित संप्रेषण में, और 10वें पर ईमेल और 11वें पर इंटरनेट। तो ये चीज़ें जो हैं किसका माध्यम है, सब लिखित संप्रेषण का माध्यम है। मौखिक संप्रेषण समझा और लिखित संप्रेषण समझा और उनके माध्यम समझे। अब इसके आगे देखते हैं। शाब्दिक में 2 आ गए, एक मौखिक आ गया, एक लिखित आ गया। अब संप्रेषण कैसा, अशाब्दिक संप्रेषण। इसका जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, अशाब्दिक। अशाब्दिक संप्रेषण। अब इसी से पता चल रहा है कि यहाँ शब्द की आवश्यकता है ही नहीं, शब्द ना बोला जा रहा है और ना ही शब्द लिखा जा रहा है, तो ऐसा संप्रेषण क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण है, जिसमें शब्दों का प्रयोग न हो। इसके निम्नलिखित रूप या माध्यम है, किसके, अशाब्दिक के। कौन से, नंबर 1 पर आता है दैहिक भाषा। दैहिक भाषा में क्या आता है, इसके तहत मानव शरीर के और विभिन्न अंगों, इसके तहत मानव शरीर के विभिन्न अंगों जैसे मुख, आँखें, कंधों,
सिर, हाथों आदि का संचालन द्वारा सूचना या संदेश का संप्रेषण किया जाता है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं मुख, आंखें, कंधे, सिर, हाथ, इसी से ही क्या करते हैं, संप्रेषण। तो ये दैहिक। अरे भाई कभी कोई बहुत बढ़िया काम करते हैं तो ये, और कभी विनर का तो ये साइन होता है। तो इस तरह से ये क्या है, दैहिक भाषा, और ये संप्रेषण का काम कर ही रहे हैं, आँख, कंधे, सिर। और आप जानते ही हैं कि अपनी बात को अगर शब्दों में ना कहना हो तो इनके माध्यम से आसानी से कहा जा सकता है। तो ये भी एक अशाब्दिक संप्रेषण का रूप हुआ। दूसरा, अभी इसमें और देखते हैं, हाव भाव, भाव भंगिमा, नेत्र संपर्क और शारीरिक स्पर्श आदि दैहिक भाषा के रूप है। तो ये बात आपको ठीक तरीके से अब समझ में आ गई होगी कि अशाब्दिक संप्रेषण में पहला दैहिक भाषा के अंतर्गत क्या आता है, ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब करते हैं दूसरे रूप की बात इसकी। तो दूसरा है समीप्य भाषा। समीप भाषा हमारे आसपास का स्थान, दूरी, रहन सहन आदि संप्रेषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यक्तियों का बैठना, बाजू में बैठना, दूरी बनाकर बैठना, आदि स्थितियां और व्यक्तियों के मध्य संबंध को स्पष्ट करती हैं। ये जो एग्जाम्पल लिया है ये दूरी वाला, इसी से आपको समझ में आ गया हो गया कि सामीप्य भाषा में जो संप्रेषण है, ये जो रूप अशाब्दिक का, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तीसरा पार्श्व भाषा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरा लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए पैरा का अर्थ, पैरा शब्द का अर्थ समान, और लैंग्वेज
का अर्थ भाषा, अर्थात जो स्वयं में भाषा तो नहीं है, पर भाषा के समान है। पार्श्व भाषा की सहायता से हम अपनी विभिन्न अनुभूतियों, व्याकुलता, क्रोध, घृणा, स्नेह, प्रेम, लगाव आदि को अन्य व्यक्तियों तक संप्रेषित करते हैं। तो आपको दो समझ में आए अशाब्दिक में, एक तो सामीप भाषा और एक पार्श्व भाषा। पार्श्व का मतलब पैरा लैंग्वेज, पैरा का अर्थ समान, लैंग्वेज का भाषा, अर्थात जो स्वयं में भाषा तो नहीं है पर भाषा के समान है। पार्श्व भाषा की सहायता से हम विभिन्न अनुभूतियों, व्याकुलता, क्रोध, घृणा, स्नेह, प्रेम, लगाव, भाई इनमें शब्द की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो ये इसीलिए तो अशाब्दिक है, ये इसमें शब्द का प्रयोग ही नहीं है। तो अशाब्दिक संप्रेषण, और इसी से पता चल जाता है, व्यवहारिक जीवन में देखने में बहुत मिलता है अपने। आगे 3 के बाद चौथे नंबर पर लेते हैं दृश्य भाषा। चौथे नंबर पर दृश्य भाषा। अब इसका क्या मतलब? चित्र, चार्ट, ड्राइंग, नक्काशी, प्रतिमा, पोस्टर, कार्टून आदि शामिल करते हैं। दृश्य भाषा में क्या? चित्र, चार्ट, ड्राइंग, नक्काशी, प्रतिमा, पोस्टर, कार्टून आदि शामिल करते हैं। इनके द्वारा बिना किसी ध्वनि के ही अर्थ संप्रेषित हो जाता है। मतलब अपनी बात कहने के लिए किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस इनको देखकर ही पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन पर सिग्नल पर लाल रोशनी, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल पर लाल रोशनी क्या बताती है? ये बताती है गाड़ी, मतलब ट्रेन, गाड़ी और रोकने का संकेत। तो इसमें कोई ध्वनि की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलना नहीं पड़ा, कोई और आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल देखकर ही पता कर लिया कि भैया रेड लाइट हो रही है, रुक जाओ। तो ये एक अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, ये भी एक रूप है। तो इतना आप समझ ही गए होंगे। आगे
5वां नंबर पे लेते हैं। 5वें नंबर पर आता है श्रव्य भाषा। श्रव्य भाषा अशाब्दिक में 5वें नंबर पे क्या? श्रव्य। इसमें क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है? घंटी, सायरन, ढोल, नगाड़े और कॉलबेल, कारखाने के सायरन आदि बहुत है। तो ये श्रव्य भाषा। अब मान लीजिए कहीं बैंड बज रहा है और समझ गए, बैंड बजते ही समझ गए भाई कोई ना कोई खुशी, या तो शादी हो रही है या कोई और खुशी का माहौल होगा। लेकिन बैंड अपने आप में बोलने नहीं आया, बस उसकी ध्वनि से ही पता चल गया कि उसने क्या कहा है। कहा ये कि भाई कहीं खुशी हुई है और उस खुशी में वो बज रहे हैं। ऐसे ही सायरन पुलिस की गाड़ी में लगे होते हैं, है ना। ये क्या है? ये आवाज़ सुन के ही पता चल जाता है। ठीक है, ढोल नगाड़े उस टाइम बजते थे प्राचीन काल में, वो भी किसी न किसी बात का सूचक होता था, उद्घोषणा का हो या खुशी का हो। तो ये श्रव्य भाषा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इनका जब इस्तेमाल होता है तो ये भी श्रव्य भाषा के अंतर्गत आते हैं, जो अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम है। तो यहाँ तक हमने सीखा क्या? संप्रेषण के अर्थ को समझा और संप्रेषण के प्रकार को समझा। एक चीज़ और देखते हैं, संप्रेषण की अंतः संबंधित विचार धाराओं के घटक। अब इसमें आता है नंबर 1 पे संदेश, 2 पर प्रेषक, तीसरे पे आता है संदेश के अर्थ को निहित करना, चौथे नंबर पर मार्ग एवं माध्यम, 5वें नंबर पर निहित अर्थ को समझना और 6वें नंबर पर आता है, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, मार्ग के एवं माध्यम के बाद आता है प्रापक, और 6वें नंबर पर निहित अर्थ को समझना, और 7वें नंबर पर है क्रियान्वयन, और 8वें नंबर पर प्रतिपुष्टि, फीडबैक। तो ये जो मैंने 8 बताए हैं ये घटक हैं किसके? संप्रेषण के अंतः संबंधित विचारधाराओं के। तो यहाँ तक बात आपको समझी। आज के दिन ऊपर वाले की कृपा से हमने संप्रेषण को समझा, उसके अर्थ को समझा और उसके प्रकार को समझा। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।